हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं बिजनेस स्टैटिक्स का आपका सेकंड पेपर। ध्यान दीजिएगा, बिजनेस स्टैटिक्स सेकंड पेपर में पहले सिलेबस में बता दे रहा हूँ, 3 ही चैप्टर मुख्य इंपॉर्टेंट है। वो है आपका कोरिलेशन और टाइम सीरीज और इंडेक्स नंबर। इन तीनों ही चैप्टर में से ही आपका सिलेबस में पैटर्न में दिया गया है सेकंड पेपर बिजनेस स्टैटिक्स का, इसी में से आ सकता है। ठीक है ना, तो जल्दी से तैयार हो जाइए। और वीडियो अच्छा लगे तो उसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंडों में शेयर कर दीजिएगा और इसे कहीं कॉपी पे अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद उसे बार बार याद कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, धनात्मक पूर्ण सहसंबंध होता है। ध्यान दीजिएगा, धनात्मक सहसंबंध होता है। वो भी प्रश्न में पूछ रहा है कि पूर्ण सहसंबंध होता है। ध्यान दीजिए, धनात्मक में पूर्ण सहसंबंध 1 होता है और यही ऋणात्मक में पूर्ण सहसंबंध -1 होता है। तो इसमें से धनात्मक पूछ रहा है तो कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, थोड़ा टाइपिंग इधर उधर है, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, उतना हमें नहीं आता है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सहसंबंध की गणना की रीति नहीं है। मतलब कौन सा है? इस नीचे 4 मेथड दिए गए हैं, जैसे कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक, फिशर का, स्पीयरमैन का, संगामी विचलन। पूछ रहा है क्वेश्चन में आपसे कि सहसंबंध की जो मेथड है, विधियां हैं, कौन सी विधि इनमें से नहीं है? तो बता दें, कार्ल पियर्सन विधि है, ये है, स्पीयरमैन है, संगामी है, फिशर जो है, ये ऑप्शन बी सही है आपका। अर्थात सहसंबंध की मेथड नहीं है, क्योंकि फिशर का जो इंडेक्स, फिशर का जो सहसंबंध नहीं होता है, इंडेक्स नंबर होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, सहसंबंध का अभाव पाया जाता है। सहसंबंध का अभाव कहाँ पाया जाता है? जब विभिन्न बिंदु चारों ओर बिखरे हो, इनमें से कोई निश्चित प्रवृत्त स्पष्ट न हो, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस तीनों ऑप्शनों में से सी ऑप्शन आपका सही दिख रहा है। सहसंबंध का अभाव उस दशा में पाया जाता है जो विभिन्न बिंदु चारों ओर बिखरे हों, इनमें से कोई निश्चित प्रवृत्त स्पष्ट न हो, तो ऐसी दशा में। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कार्ल पियर्सन का रीति का प्रतिपादन हुआ। कार्ल पियर्सन जो थे, जो सहसंबंध का मतलब विकास किए, उत्पत्ति किए, इस रीति का प्रतिपादन कब किया गया था? तो बता दें, 1890, 1990, 1900, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है 1890 में कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक का प्रतिपादन किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां हमारा है, सहसंबंध का प्रमाण नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, सहसंबंध का प्रमाण नहीं होता। तो क्या दिया है? जब आर संभाव्य विभ्रम से अधिक हो, जब आर संभाव्य विभ्रम से कम हो, जब आर संभाव्य विभ्रम के बराबर हो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से सही ऑप्शन है बी, जब आर संभाव्य विभ्रम से कम होता है तो सहसंबंध का प्रमाण नहीं होता। अगला है क्वेश्चन, सहसंबंध सार्थक होता है। कब सार्थक होता है? जब आर संभाव्य विभ्रम का 2 गुना हो, जब आर संभाव्य विभ्रम का 3 गुना हो, जब आर संभाव्य विभ्रम का 6 गुना हो, और जब आर संभाव्य विभ्रम का 4 गुना हो। तो इस चारों में से कौन सा ऑप्शन 6वें का सही है? तो ऑप्शन सी सही है, जब आर संभाव्य विभ्रम का 6 गुना हो। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन दे रहा है, निश्चयन गुणांक सहसंबंध गुणांक होता है। निश्चयन गुणांक सहसंबंध गुणांक होता है। कब होता है? ध्यान दीजिएगा, इसका सिंबल क्या होता है? R2, R3, R4। तो सही सिंबल है, कोरिलेशन का जो सहसंबंध गुणांक दिया जाता है उसको स्मॉल r से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक ना, तो ऑप्शन सी सही। अगला है, संभाव्य विवरण की गणना हेतु प्रयोग किया जाता है। देखिएगा, संभाव्य विवरण का एक डाटा दिया गया है, बुक से मिला लीजिएगा आप लोग। यह दिया गया है कि 0.6745, 0.6754 और 0.6725, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन इसमें से ये है, पहला रट लीजिएगा, 0.6745 होता है। ठीक है। अगला दे रहा है, संगामी विचलन रीति का प्रतिपादन किया गया। संगामी विचलन रीति का प्रतिपादन किसने किया था? कार्ल पियर्सन, स्पीयरमैन, प्रोफेसर संगामी, इनमें से कोई नहीं। तो प्रोफेसर संगामी के नाम से ही संगामी विचलन रीति भी है। जैसे तरह कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक है तो कार्ल पियर्सन के नाम पर पड़ा, स्पीयरमैन का है तो स्पीयरमैन के नाम पर पड़ा, उसी तरह संगामी के नाम पर पड़ा। अगला है, जो कार्ल पियर्सन एक प्रसिद्ध थे, क्या थे? अर्थशास्त्री थे, प्राणीशास्त्री थे, वैज्ञानिक थे, इनमें से कोई नहीं। तो बता दें कि ये प्राणीशास्त्री थे, न कि अर्थशास्त्री या वैज्ञानिक या न कोई गणितज्ञ, ये प्राणीशास्त्री थे। अगला,
कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक की सीमाएं हैं, ये इसका लिमिटेशन क्या है? कार्ल पियर्सन का सहसंबंध का लिमिटेशन क्या है? ध्यान दीजिएगा, +1 से -1 के बीच होता है। सहसंबंध गुणांक की लिमिटेशन है कि ये गुणांक, ये कोफिशिएंट उतना ही आता है, अधिक से अधिक +1 और कम से कम -1 के बीच होता है। ठीक ना, तो इसमें से पहला ऑप्शन सही है। अगला दे रहा है, परिवर्तन की दिशा मापी जाती है। परिवर्तन की दिशा किससे मापी जाती है? कार्ल पियर्सन से, स्पीयरमैन रीति से, संगामी विचलन रीति से, उपयुक्त सभी से। तो सही ऑप्शन इसका क्या है? परिवर्तन की दिशा किससे मापी जाती है? स्पीयरमैन की विधि से। ठीक ना, बी ऑप्शन सही है। अगला है, यदि सहसंबंध गुणांक 8 है तो असहसंबंध गुणांक होगा। असहसंबंध तो कोई होता ही नहीं, ये तो फंसाने के लिए दिया गया है। न ये होगा न ये होगा, तो नॉन ऑफ दीज होगा, इसमें से कोई नहीं। ठीक ना, कौन सा ऑप्शन होगा? गलत, असहसंबंध गुणांक 0.6 होगा। ठीक ना, कैलकुलेट कर लीजिएगा, आ जाएगा। अगला कह रहा है कि कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक का मूल्य निम्न सीमाओं के मध्य होता है। किसके सीमा का भी मैं बताया था, पहला है। ठीक ना, ये पहला नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, +1 और -1 के बीच होगा, अर्थात ऑप्शन सी होता है। कहाँ से कहाँ के बीच में होता है? +1 से -1 के बीच में होता है। ठीक ना। अगला है, सहसंबंध हो सकता है धनात्मक, ऋणात्मक, स्वतंत्र और सभी। तो सहसंबंध कैसे हो सकता है? सभी टाइप का हो सकता है, मतलब 0 भी हो सकता है, प्लस में भी आ सकता है और माइनस भी हो सकता है। अगला दे रहा है कि काल श्रेणी में समंक प्रस्तुत किए जाते हैं। किस आधार पर प्रस्तुत किए जाते हैं? ध्यान दीजिएगा, मूल्यों के आधार पर, समय के आधार पर, दोनों आधार पर, इनमें से कोई नहीं। तो समय के आधार पर प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है। अगला है 17 नंबर क्वेश्चन हमारा, काल श्रेणी मापन में प्रयोग होते हैं। काल श्रेणी के मापन में क्या प्रयोग होते हैं? योज्य मॉडल, गुणात्मक मॉडल, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है दोनों, अर्थात योज्य मॉडल भी प्रयोग होता है, गुणात्मक मॉडल माने एडिटिव मॉडल भी होता है और मल्टीप्लेक्टिव मॉडल भी होता है। अगला, काल श्रेणी का नाम नहीं है। काल श्रेणी किसके अनुसार नहीं होता? काल श्रेणी का नाम नहीं है। भौगोलिक, ऐतिहासिक, समयानुसार, इनमें से कोई नहीं। भौगोलिक नहीं होता है काल श्रेणी, बाकी सब टाइप का होता है। आगे कह रहा है, योज्य मॉडल का मान्यता है। इसका फार्मूला है योज्य मॉडल का। योज्य मॉडल का सही फार्मूला क्या होता है? ये होता है 0 = T + S + C + I। ये सही ऑप्शन है। ठीक ना, इसको याद कर लीजिएगा। अगला कह रहा है, दीर्घकालीन प्रवृत्ति को मापने की विधि नहीं है। दीर्घकालीन प्रवृत्ति को मापने की कौन सी विधि नहीं है? चल माध्य रीति है, न्यूनतम वर्ग रीति है, अर्धमाध्यक रीति है। ये फीसर नहीं है, फीसर का तो ये सूचकांक में आ जाएगा। ठीक ना, तो सी ऑप्शन सही है। न्यूनतम वर्ग रीति का सूत्र होता है, न्यूनतम वर्ग रीति का सूत्र y = ax + b, yc = b + ax और yx = y = a + bx और y = x + ab। तो सही ऑप्शन इसमें से सी होगा, y = a + bx होता है न्यूनतम वर्ग रीति का सूत्र। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रीति द्वारा प्राप्त रेखा सर्वोपयुक्त रेखा होती है? इसमें से कौन सी रेखा सर्वोपयुक्त होती है? ध्यान दीजिएगा, चल मात्र रीति, अर्धमाध्यक रीति, न्यूनतम वर्ग रीति, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन इसका कौन सा है? न्यूनतम वर्ग रीति से खींची गई रेखा सर्वोपयुक्त होती है। अगला इसमें कह रहा है 22 नंबर की, काल श्रेणी में जलवायु विषयक गतिविधियां सम्मिलित है। काल श्रेणी में जलवायु विषयक गतिविधियां सम्मिलित है। तो 4 ऑप्शन दिया है, उपनति से, मौसमी विचरण से, चक्रीय विचरण से, अनियमित विचरण से। तो कौन सा सही है ऑप्शन इसमें से? बी ऑप्शन सही है, मौसमी विचरण से। ठीक ना। अगला कह रहा है कि निर्देशांक व्यक्त किए जाते हैं प्रतिशत के रूप में, रुपया, किलोग्राम, इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिशत के रूप में व्यक्त किए जाते हैं, ये तो डन है एकदम। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, आधार वर्ष हो सकता है स्थिर आधार पर, औसत आधार पर, श्रृंखला आधार पर, इनमें से सभी। तो सही ऑप्शन है इनमें से सभी। औसत आधार वर्ष क्या बेस ईयर किसको माना सकते हैं? स्थिर आधार के आधार पर, औसत भी और श्रृंखला किसी के भी आधार पर माना जा सकता है। अगला कह रहा है कि वर्तमान वर्ष का मूल्य होता है। वर्तमान वर्ष का मूल्य P1 से शो करते हैं, P0 से, P से, इनमें से कोई नहीं। तो P1 से शो करते हैं, क्योंकि चालू वर्ष का जो होता है उसे P1 से, और आधार वर्ष का होता है उसे P0 से संबोधित किया जाता है।
ठीक ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, लेस्पीरे विधि आधारित होती है। ध्यान दीजिएगा, लेस्पीरे विधि किस पर आधारित होती है? वर्तमान वर्ष पर, आधार वर्ष पर, औसत वर्ष पर, इनमें से कोई नहीं से तो आधार वर्ष पर होती है, याद रखिए। अगला है, वर्तमान वर्ष पर आधारित सूचकांक है। वर्तमान वर्ष पर आधारित कौन सा सूचकांक है? लेस्पीरे, पासे, फीसर, मार्शल। तो पासे है वर्तमान पर, ठीक ना। अगला कह रहा है 29 नंबर कि पारिवारिक बजट विधि का दूसरा नाम क्या है? फीसर, लेस्पीरे, मूल्यानुपातों के भारांकित माध्य विधि, इनमें से कोई नहीं, तो यही सही है, ठीक ना। पारिवारिक बजट विधि का एक दूसरा नाम है। अगला है कि फीसर का सूचकांक आधारित है। फीसर का सूचकांक किस पर आधारित है? भारित माध्य, हरात्मक माध्य, गुणोत्तर माध्य, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन इसमें से क्या है? गुणोत्तर माध्यों पर आधारित है, क्योंकि देखे होंगे लेस्पीरे का पासे जो होता है वही आपका फीसर का निर्देशांक होता है। अगला कह रहा है कि फीसर के सूचकांक में प्रयोग होता है लेस्पीरे, पासे, उपयोग दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, लेस्पीरे का होता है LP01 इंटू होता है P01, ये होता है ना। तो इन दोनों का ये गुणोत्तर माध्य है, ऑप्शन सी सही है। अगला कह रहा है 32 नंबर कि एक चर के लिए सूचकांक रचना की विधि है। एक चर के लिए सूचकांक रचना की विधि है। सूचकांक रचना की कौन सी विधि है? स्थिर आधार विधि, फीसर सूचकांक विधि, लेस्पीरे विधि, पासे विधि। तो सही ऑप्शन इसमें से क्या है? 32 का आपका ई होगा, स्थिर आधार विधि, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि श्रृंखला आधार रीति में आधार वर्ष होता है। आधार वर्ष क्या होता है? स्थिर वर्ष, चालू वर्ष के ठीक पहले का वर्ष, चालू वर्ष, इसमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन इसमें से कौन सा आपको दिख रहा है? चालू वर्ष के ठीक पहले वाला वर्ष ही क्या होता है? आधार वर्ष होता है, ठीक ना। अगला है, एक अच्छा देशांक वह है जो पूर्ण करता है। एक अच्छा देशांक वह है जो पूर्ण करता है। क्या पूर्ण करता है? समय उत्क्रामता, तत्व उत्क्रामता, चक्रीय उत्क्रामता और सभी। तो सभी सही होगा, तीनों उत्क्रामता परीक्षण होते हैं फीसर निर्देशांक में। 35 नंबर है कि सैद्धांतिक रूप से निर्देशांकों के निर्माण में सबसे अच्छा औसत है। कौन सा सबसे अच्छा औसत है? माध्यिका, गुणोत्तर माध्य, बहुलक और मीन। तो सबसे अच्छा माध्य कौन सा है? गुणोत्तर माध्य माना जाता है। तो इस तरह ये 35 क्वेश्चन ही आप लोग का MCQ का मिला, जिसे आपको नोट करा दिए और इसे बार बार रिवीजन कर लीजिएगा। शाम को फिर एक लेक्चर जा रहा है आपके लिए, उसे भी नोट कर लीजिएगा और बार बार इसे याद कर लीजिएगा, ताकि इसमें से कुछ क्वेश्चन यदि मिल जा रहे हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।